क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय कैसे? कोशिश। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वन, समाज और उपनिवेशवाद। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ आंकड़ों को देखना पड़ेगा। 1600 शताब्दी में क्या आप जानते हो, भारत की जो वन भूमि थी वो 85%, 85% थी, और आज की तारीख में आपको पता है कितनी है? 50%। तो ये जो वन भूमि गई कहाँ, इसको जानने के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी के भारत में देखना पड़ेगा। उस समय भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था और इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज थे वहाँ कपड़ों के बड़े अच्छे अच्छे मिल लगे थे। अब कपड़ा बनाने के लिए तो कपास की ज़रूरत है। इंग्लैंड की जो जलवायु है वो कपास को सपोर्ट नहीं करती, तो इंग्लैंड के शासकों ने सोचा क्यों ना भारत में कपास उगाया जाए। तो यहाँ के वन काट काट कर वहाँ कपास के खेत तैयार हुए। कपास और इंडिगो यानी कि नील, खेत तो तैयार हो गए, फसल भी तैयार हो गई। अब इसको खेत, भारतीय खेत से इंग्लैंड के फैक्ट्री तक पहुँचाना था। पहले तो खेत से बंदरगाह तक ले जाना है, उसके लिए रेल लाइन लगी। और बच्चों, आप तो जानते ही हो, रेल लाइन में लकड़ी की पटरियाँ लगती हैं ना, तो इसके लिए भी बड़े सारे पेड़ काटे गए। क्या आप जानते हो बच्चों, 1850 से 1890 के बीच में 25,500 किलोमीटर रेल लाइन लगाई गई थी। अब कपास तो पहुंच गया बंदरगाह से कपास को इंग्लैंड के फैक्ट्री तक ले जाना था, उसके लिए बड़े बड़े जहाज़ों की ज़रूरत थी। उस वक्त इंग्लैंड में इतने जहाज़ बने कि इंग्लैंड के जो ओक की पेड़ थी जिससे जहाज़ बनते थे उसकी कमी पड़ गई। तो शासकों ने सोचा क्यों न उपनिवेश के पेड़ों से बनाया जाए। तो इसलिए यहाँ से पेड़ काट काट के इंग्लैंड ले जाते थे जहाज़ बनाने के लिए। तो आपने देखा 3 कारण, एक कपास उगाना, दूसरा रेल लाइन लगाना और तीसरा जहाज़ बनाना। इसके लिए काफ़ी वन भूमि काटी गई। उस समय इंग्लैंड में 3 और चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, चाय, कॉफ़ी और रबड़ की भी बड़ी ज़रूरत पड़ रही थी। तो यहाँ के वन काटकर वहाँ चाय के बागान लगाए गए, कॉफ़ी के बागान और रबड़ के बागान भी लगाए गए, और व्यापारी इससे बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। करते करते इंग्लैंड के शासकों को लगने लगा कि अपने देश का हमने जो हाल बना दिया है, कहीं भारत का वो हाल न हो जाए। तो उन्होंने 1864 में वन अधिनियम कानून बनाए, और उस वक्त एक जर्मन जो थे जिनका नाम था डिएट्रिक ब्रांडेस, उनको इस वन के निदेशक बनाया गया। मिस्टर डिएट्रिक ने 1864 में वनों को कुछ नियम अधिनियम के अंदर उन्होंने लाने की कोशिश की। उन्होंने 3 तरीके के कानून बनाए। एक तो वन होंगे जो आरक्षित वन, जिसमें कोई नहीं जा सकता है, केवल सरकारी लोग। दूसरा है संरक्षित वन, वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना होगा। और तीसरा था आम वन, जहाँ की कोई भी जा सकता है। तो संरक्षित वनों में जो लोग जाते थे उनको परमिशन देने के लिए वो उनसे पैसा वसूलते थे, और इसके लिए उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को रियायतें दे रखी थी। अब ऐसे भी भारत में बहुत सारी जनजातियां थी जो वन के उपज पर ही जीते थे। वो पेड़ के पत्तों से, जैसे तेंदू के पत्ते, जैसे शाल के पत्ते, पेड़ की लकड़ी, पेड़ के फल मूल, इन चीज़ों पर ही वो अपनी ज़िंदगी निर्वाह करते थे। इनका तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अब उनके ना तो पैसे हैं कि देके वो वन में जाए, और ना ही वन में जा सकते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो शिकार पे अपना निर्वाह करते थे। वो जंगल में जाकर हिरन वगैरह मारकर उसी से उनका निर्वाह होता था। अब उन पर भी कानून प्रतिबंध लगा दिया गया, वो जंगल में ना जा सके। हालांकि मज़े की बात यह है कि जो शासक लोग थे वो जंगल में खुले आम जा सकते थे, किसी भी जंगल में जा सकते थे, और वहाँ जाके शेर, चीता, भालू, इन सब के शिकार कर सकते थे। तो जो जनजातियाँ थी वो बड़ी ही दुविधा में पड़ गई थी कि करे तो क्या करे। तो इनमें से बहुत लोगों ने माना ही नहीं, और वो इधर उधर देखते थे, अरे सिपाही नहीं है, चुपचाप वन में घुस जाओ और जाके जो लेना है लेके वापस आ जाओ। सिपाही नहीं है, चुपचाप चले जाओ, शिकार करके वापस आ जाओ। और अगर पकड़े जाते थे तो इनको जेल भेज दिया जाता था। तो जो लोग ये सब नहीं करना चाहते थे उन्होंने सरकार से पूछा तो हम कहाँ जाएं? और सरकार ने बोला असम चले जाओ, असम में चाय के बागीचे हैं, वहाँ लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो वो लोग असम चले गए। अब असम के बागीचों में उनका बहुत शोषण होता था, बड़े निम्न स्तर से उनको रखा जाता था, कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ता था उनको, तनख्वाह बहुत ही कम मिलता था, और अगर वो घर वापस आना चाहते थे वो भी अलाउड नहीं था।
केवल जनजाति ही नहीं, किसानों पर भी इसका असर आया। किसान उस वक्त, बहुत सारे किसान ऐसे थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब एक बार फसल हो जाए उस खेत में वो आग लगा देते थे और वहाँ 2-3 साल तक फिर फसल नहीं लगाते थे। पर आग लगाते के चक्कर में कभी कभी वन भी जल जाते थे, इसलिए वन अधिनियम में झूम खेती को भी बंद कर दिया गया। तो लोग बड़े ही परेशान थे। ऐसे चलते चलते 1910 में बस्तर का विद्रोह हुआ। बस्तर एक जिला है, मैप में देखो आप, ये आज छत्तीसगढ़ में आता है। तो इस जिला के लोग इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो जाकर अंग्रेज शासकों के घर जला देते थे, उनके दफ्तर जला देते थे। और जब पुलिस उनको पीछे धावा करती थी तो वो जंगल में दौड़ के चले जाते थे और छुप जाते थे, पुलिस उन्हें ढूंढ ही नहीं पाती थी। तो ये बस्तर विद्रोह को दमन करने में सरकार को बहुत ही तकलीफ हुई और सरकार को अकल आ गई और उन्होंने सोचा कि क्यों न आरक्षित वन को हम 2 हिस्से में बांट दें, एक हिस्सा आरक्षित रहेगा और दूसरा हिस्सा जनजाति को दे दिया जाए। इसी तरह दूसरे भी उपनिवेशों में एक ही कहानी का हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम थोड़ी पूरब की दिशा में निकलते हैं। अब हम भारत से पूरब की तरफ निकलने लगेंगे तो पहले हम बर्मा पहुंचेंगे, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, फिर थाईलैंड आएगा, फिर मलेशिया आएगा और उसके बाद हम आएंगे इंडोनेशिया में, जहां जावा नाम का एक बड़ा सा द्वीप है। वहाँ भी अंग्रेज शासकों ने बिल्कुल यही किया। वहाँ के वनों को पहले तो काट दिया, रबड़ के प्लांटेशन, चाय के प्लांटेशन वगैरह लगा दिया और फिर जो वन थे उसको आरक्षित और संरक्षित कर दिया। तो वहाँ एक सज्जन थे जिनका नाम था सामीन। तो उन्होंने शासकों को एक चुनौती दी और इसका कहा गया है सामीन की चुनौती। उन्होंने कहा, जिसका जमीन उसका हक। तुम कौन होते हो हमें जमीन लेने में, तुम कौन होते हो हमें बताने के लिए। तो ये सामीन विद्रोह भी बहुत दिन तक चला और उसको दमन करने में भी शासकों को काफ़ी तकलीफ हुई। तो अब देखो बच्चों, जो उपनिवेश थे उनके जो शासक थे उनके आदेश को मानना पड़ता था। उनकी अपनी जो नॉर्मल लाइफ थी उसको चेंज करना पड़ा उनको, क्योंकि शासकों के हिसाब से उनको चलना पड़ता था। तो बच्चों, ये रहा हमारा चैप्टर और इसको आप 4, 5, 6 बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो। आपको अगर और विषयों में की जानकारी चाहिए तो ये बटन दबाकर आप सब्सक्राइबर बन जाओ। हम आपके लिए ढेर सारे वीडियो ला रहे हैं जिनको आप बार बार देखो और याद रखना बच्चों, क्लास में फर्स्ट आना। कोशिश।